नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अमेरिका जिस नेटो का सुप्रीम था, क्या उस नेटो ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया? और जिस खाड़ी की पहचान मुस्लिम ब्रदरहुड के तौर पर होती थी, क्या वो खाड़ी शिया सुन्नी विचारधारा में खंड खंड हो रही है? क्या यह जंग अमेरिका के अस्तित्व के साथ साथ ईरान के अस्तित्व का भविष्य तय करे? साथ ही सवाल यह है कि अमेरिका आखिर कितने ईरानी सुप्रीम लीडर्स को मारेगा और इसका अंत कब होगा? क्योंकि खमेनेई के बाद से अमेरिका ईरान की टॉप लीडरशिप को कई बार क्लीन कर चुका है, लेकिन ईरान में एक बार फिर से नई लीडरशिप खड़ी होती है और वो अमेरिका के खिलाफ जंग को और ज्यादा तेज करती है। क्या ईरान और अमेरिका की जंग का हाल रूस यूक्रेन जंग जैसा होना है? आज हम आपको बताने वाले हैं कि अमेरिका ने ईरान के अब तक कितने लीडर्स को मार दिया है, साथ ही नेटो क्यों अमेरिका को बिग नो कह रहा है और क्या हुआ कि सुन्नी मुस्लिम देश ईरान के खात्मे की दुआ मांग रहे हैं। सबसे पहले जरा यह समझिए कि खमेनेई, जिसको अमेरिका ने इस जंग के पहले ही दिन मार दिया था, अमेरिका को लगा होगा कि शायद खमेनेई की मौत के बाद ईरान के अंदर अमेरिका जो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अमेरिका ने ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया। फिर अमेरिका को लगा होगा कि शायद बिना ब्रेन के ईरान विकलांग हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक नई लीडरशिप खड़ी हुई। अब जरा देखिए, ईरान ने जिनको जिम्मेदारियां दी उनमें से 2 को अमेरिका ने फिर से मार दिया है। और ये कौन कौन है, जरा इनको देखिए और उनके पास क्या पोजीशन अभी थी। अमेरिका ने अली लारिजानी को मार दिया है, नेशनल सिक्योरिटी चीफ थे ईरान के, उनको अमेरिका ने टारगेट किया और उनको मार दिया है। इसके अलावा जो बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गुलाम मर्जा सुलेमानी को भी मार दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों की मौत के साथ ईरान सरेंडर करेगा, समझौता करेगा? इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि ईरान के सबसे ताकतवर शख्स का खात्मा करने के बावजूद ईरान के अंदर एक बार फिर से नई लीडरशिप उभर कर आएगी। इजराइल के रक्षा मंत्री कोर्ट्ज ने ऐलान किया कि ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली लारिजानी की हवाई हमले में मौत हो चुकी है। लारिजानी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। अयातुल्ला खमेनेई के मारे जाने के बाद अली लारिजानी ही ईरान के पर्दे के पीछे से इस जंग को चला रही थी। इजराइल की सेना ने बासीज पैरामिलिट्री मिलिशिया के चीफ गुलाम रजा सुलेमानी और उनके डेप्यूटी सैयद कारिशी की भी हत्या कर दी है। इजरायली सेना ने ईरानी IRGC के वायुसेना के चीफ को भी मार दिया है। अली लारिजानी का मारा जाना इजराइल की एक बड़ी सफलता है। हालांकि ईरान ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन ईरान के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थे जिनका जिक्र हम करें, अली लारिजानी। उनके बारे में जरा बेसिक जानकारी देखिए, क्योंकि ईरान के अंदर हर एक लीडर के मरने के बाद एक नया लीडर पैदा हो रहा है। नाम अली लारिजानी, नेशनल सिक्योरिटी चीफ। 3 जून 1958 को नजफ के अंदर उनका जन्म हुआ था और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले लारिजानी है। सुप्रीम लीडर अली खमेनेई के बेहद करीबी रहे हैं। रूस और चीन के साथ दोस्ती में लारिजानी की बड़ी भूमिका थी और इसलिए इसका मारा जाना ईरान के लिए एक बड़ा झटका। लेकिन ईरान हमेशा से प्लान बी और प्लान सी को तैयार रखता है और इसीलिए ईरान के सबसे ताकतवर अफसर लारिजानी अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत भी देख रहे थे। संभावित युद्ध की स्थिति में ईरान कैसे काम करेगा, इसकी रणनीति तैयार कर चुके थे। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक उनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजीशियन भी कई मामलों में उनके भरोसे नजर आते थे। यहां तक इंटरनेट पाबंदियों जैसे फैसलों के लिए भी
राष्ट्रपति को उनकी मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिससे उनकी असली ताकत का अंदाजा लगता है। हालांकि खamenei के बेहद करीबी होने के बावजूद लारिजानी खुद सर्वोच्च नेता नहीं बन सकते थे, क्योंकि इसके लिए वरिष्ठ शिया धर्मगुरु होना बेहद जरूरी था। आखिर में ये पद खamenei के बेटे मुज्तबा खamenei ने ही संभाल लिया, लेकिन लारिजानी का जाना क्या वाकई में अमेरिका के सामने ईरान को कमजोर करने के साथ समझौते की दिशा में आगे बढ़ने के बराबर है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता नजर आता, क्योंकि अली लारिजानी ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी थे। खamenei के मारे जाने के बाद पर्दे के पीछे से देश की कमान संभाल रहे थे। लारिजानी सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे जिन्हें युद्ध में निशाना बनाया गया। लारिजानी 67 साल के थे और खamenei के मारे जाने के बाद वो ईरान में सबसे ताकतवर शख्स माने जाने लगे। लारिजानी ने आगे आकर सरकार की कमान संभाली और लगातार अमेरिका और इजराइल की आलोचना करते हुए खamenei के करीबी माने जाने वाले लारिजानी को पहले ही यह जिम्मेदारी दी गई कि अगर सर्वोच्च नेता की हत्या हो जाती है तो देश को कैसे संभालना है। उनके पास पहले से ही एक इमरजेंसी प्लान तैयार था। लारिजानी एक प्रभावशाली राजनीतिक और धार्मिक परिवार से आते हैं। वो 12 साल तक संसद के स्पीकर रह चुके हैं। साल 2021 में उन्होंने चीन के साथ 25 साल का बड़ा समझौता कराया, जिससे पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रही ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिली। युद्ध से पहले भी उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए। रूस, कतर और ओमान जैसे देशों के साथ संपर्क बढ़ाए रखने में अहम भूमिका लारिजानी निभा रहे थे, लेकिन उनको टारगेट किया गया। सिर्फ इतना नहीं, ईरान की टॉप लीडरशिप ऑलमोस्ट फिनिश कर दी गई है। उसमें जरा देखिए 18वें दिन अब तक कितने टॉप लीडरशिप के नेता दुनिया से जा चुके हैं। अयातुल्ला खamenei पहले ही दिन मर चुके हैं। अजीज नासिरजादेह रक्षा मंत्री, इनको भी अमेरिका निशाना बना चुका है। अली शमखानी जो कि चेयरमैन थे सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के, इनको भी मार दिया गया है। मोहम्मद पाकपुर जो कि कमांडर इन चीफ थे IRGC के, इनको भी अमेरिका ने निशाना बनाकर मार दिया है। मोहम्मद शिराजी जो कि रणनीतिकार थे, सर्वोच्च नेता, उनको भी निशाना बनाकर अमेरिका रुखसत कर चुका है। बावजूद इसके अमेरिका के सामने ईरान झुकने को तैयार नहीं है। और जरा सोचिए, इन सब के बीच में लारिजानी और सुलेमानी के मारे जाने के बावजूद मुज्तबा क्या कह रहे हैं, सर्वोच्च नेता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर साफ अपील करते हैं कि शांति की कोशिशों को साफ तौर पर हम ठुकरा रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 2 देशों के जरिए विदेश मंत्रालय तक भेजे गए प्रस्तावों को मुज्तबा ने खारिज कर दिया है। एक बैठक में मुज्तबा ने कहा कि अभी शांति का समय नहीं है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के मुताबिक मुज्तबा खamenei का मानना है कि पहले अमेरिका और इजराइल को युद्ध में हराया जाना चाहिए। उनके नुकसान की भरपाई होने के बाद ही शांति पर बात हो सकती है। और क्या वाकई में इसी वजह से अमेरिका फंस गया है? और क्या इसी वजह से नेटो एक्सपोज हो गया है? क्योंकि सुलेमानी के खात्मे के साथ यह माना जा रहा था कि शायद ईरान के साथ समझौता हो, लेकिन मुज्तबा ने साफ तौर पर यह कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। जरा देखिए सुलेमानी के बारे में, हमने इनके बारे में जानकारी आपको दी कि किस तरीके से ये वहां के खamenei के बेहद वफादार थे और वो कई तरीके की व्यवस्थाओं को वहां पर देख रहे थे। लेकिन विदेशी अखबार कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। क्या वाकई में गल्फ कंट्री के अंदर के ही देश ईरान के खात्मे की दुआ कर रहे हैं? और क्या गल्फ के अंदर के ही देश, मुस्लिम देश ही अमेरिका को भड़का रहे हैं कि आप ईरान का सफाया कर दीजिए? जरा देखें न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू लगभग हर दिन बात कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप अरब नेताओं, खासकर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी नियमित रूप से बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई में अमेरिका जो ईरान पर अटैक कर रहा है, इसमें सऊदी अरब की पूरी परमिशन है? जेरूशलम पोस्ट क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मध्य पूर्व के सुन्नी अरब देश मौजूदा युद्ध के बाद अमेरिका और इजराइल की सुरक्षा के बिना एक बार फिर से मजबूत हो रहे ईरान के साथ फंसना नहीं चाह रहे। तो क्या वाकई में अमेरिका और ईरान दोनों ही इस रणनीति के बीच में
दगाबाजी के शिकार हो गए हैं। जरा समझिए और देखिए दोनों में से किसको कैसे। अमेरिका को नाटो ने धोखा दे दिया है। वो नाटो जो अमेरिका के ही फंडिंग से चलता था, उसको बाकायदा नाटो कंट्रीज ने मना कर दिया है कि हॉर्मुज के अंदर वो सुरक्षा नहीं देंगे, हॉर्मुज के अंदर वो अमेरिका के साथ नहीं है, ईरान के खिलाफ इस जंग में वो अमेरिका के साथ नहीं है। वरना जरा सोचिए, इस नाटो के सेंटर पॉइंट में अमेरिका है और अमेरिका ही इस नाटो को चला रहा था, लेकिन आज नाटो अमेरिका के साथ नहीं है। और दूसरी तरफ ईरान के साथ सुन्नी साथ नहीं है। जितने भी गल्फ कंट्री के सुन्नी बाहुल्य देश हैं वो ईरान के साथ नहीं है, उल्टा वो अमेरिका के साथ है। तो क्या दोनों ही दगाबाजी के शिकार हो गए? एक तरफ मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करने वाले, अकॉर्ड समझौते की बात करने वाले मुस्लिम देश क्या ईरान के अगेंस्ट हो गए, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी की बात करने वाला एक नाटो संगठन क्या अपने सिक्योरिटी चीफ के तौर पर अमेरिका के ही खिलाफ हो गया। इसके पीछे की वजह है, दरअसल अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद नाटो देशों को ही हड़काया जाने लगा, उनको धमकाया जाने लगा, उन पर टैरिफ लगाया जाने लगा, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करने की बात की गई, उनके फंड को काटा गया, उनके नेताओं को हैरेस किया गया, और इसलिए ट्रंप पर नाटो देशों का भरोसा ही नहीं बचा। और इसलिए उन्होंने खुले तौर पर अमेरिका के समर्थन में आने से इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिका कई बार यह बयान दे चुका है कि वो नाटो की फंडिंग कम कर रहा है, वो नाटो को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। और दूसरी तरफ ईरान को समझिए, बेशक गल्फ कंट्रीज हो, बेशक वहां पर अकॉर्ड समझौता हो, बेशक मुस्लिम ब्रदरहुड हो, लेकिन ईरान की शिया विचारधारा क्या वहां सुन्नी देशों के ऊपर भारी पड़ रही थी? और क्या हूती, हिजबुल्लाह और हमास, ये तीन ऐसे फैक्टर रहे जिन्होंने गल्फ कंट्रीज के सुन्नी बाहुल्य देशों को ईरान के खात्मे के लिए तैयार कर दिया? क्या वाकई में अरब देशों में ईरान अकेला पड़ गया है? ईरान ने न सिर्फ यूएई और बहरीन पर हमले किए, बल्कि अब्राहम अकॉर्ड के साथ इजराइल से संबंध बना चुके हैं। इसके अलावा उसने सऊदी अरब पर भी हमले कर दिए, जिसने अभी तक इजराइल को मान्यता ही नहीं दी है, जबकि ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे। इजराइल ने इस बात की पुष्टि की कि मोसाद के पूर्व प्रमुख तमीर पार्डो और योसी कोहेन ने सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। कोहेन ने अपनी किताब द स्क्वाड ऑफ फ्रीडम में मोहम्मद बिन सलमान के साथ अपने करीबी रिश्तों के बारे में विस्तार से बताया। तो क्या वाकई में ईरान के खिलाफ एक साथ सऊदी, सुन्नी बाहुल्य देश और इजराइल ये सब आकर खड़े हो गए हैं? और क्या ये जंग ईरान के खात्मे के साथ खत्म होगी? क्योंकि शिया बाहुल्य ईरान के खिलाफ सुन्नी सऊदी अरब खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। न सिर्फ खड़ा है, बल्कि वो ईरान के खिलाफ जंग को लगातार जारी रखना चाहता है। प्रिंस सलमान और नेतन्याहू दोनों के डोनाल्ड ट्रंप से काफी मजबूत रिश्ते हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने ईरान युद्ध शुरू होने के ठीक बाद बताया था कि ये दोनों नेता डोनाल्ड ट्रंप को उनकी निजी नंबर पर फोन करते हैं। प्रिंस सलमान एक तरह के डोनाल्ड ट्रंप को वही बता रहे हैं जो सऊदी अरब के राजा अब्दुल्ला ने वॉशिंगटन को बार बार बताया था कि सांप का सिर काट दो। इससे पहले भी अमेरिकी अखबार ने खुलासा किया कि नेतन्याहू और प्रिंस सलमान ने ट्रंप को बार बार फोन किया था और उन्हें ईरान पर हमला करने के लिए कहा था। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि ईरान के बड़े पैमाने पर सीधे मिसाइल और ड्रोन हमले ने इस क्षेत्र के बारे में सुन्नी देशों के नजरिए को बदल दिया है। इन देशों को अभी इस बात का ज्यादा डर है कि किसी न किसी समय ईरान उन पर हमला कर सकता है, और इस बीच अमेरिका ने उनकी सुरक्षा में अपनी दिलचस्पी खो दी है, जिससे तेहरान के किसी भी नए हमले के खिलाफ उनकी मदद करने के लिए सिर्फ जेरूशलम ही बचेगा। यानी आईडीएफ का कहना है कि सऊदी अरब का मानना है कि इजराइल ही उनकी सुरक्षा करेगा। आप सोचिए जरा, आप सोचिए, एक दौर में जब गाजा पर अटैक हो रहा था, उस दौर के अंदर तमाम सुन्नी और शिया देश इजराइल के खिलाफ थे और इजराइल को अपना दुश्मन मान रहे थे। लेकिन जैसे ही इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, शिया बाहुल्य ईरान पर अटैक किया, तो सारे सुन्नी देश आकर इजराइल की तरफ हो गए और वो ईरान को अपना सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। और वो मान रहे हैं कि आज के दौर में अगर ईरान ने
सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर इन पर अटैक किया तो उनको अमेरिका नहीं बचाएगा। उनको बचाने की ताकत वर्तमान में इजराइल के पास है। क्या यहां से अमेरिका के ऊपर गल्फ कंट्री का विश्वास भी खत्म हो चुका है? आप सोचिए, एक दौर में अमेरिका के बेस, आर्मी बेस इन तमाम गल्फ कंट्रीज के अंदर इसीलिए बने थे कि उनको रशिया से बचाया जा सके, उनको ईरान से बचाया जा सके। लेकिन इस जंग में ईरान ने उन बेस को अटैक करके बता दिया कि अमेरिकी बेस ही सेफ नहीं तो गल्फ के ये सुन्नी बाहुल्य देश सेफ नहीं होंगे। और क्या यहीं से सारे सुन्नी बाहुल्य देश, मुस्लिम देश ईरान के अगेंस्ट हो गए? जरा सऊदी अरब के अंदर के उस गणित को समझिए जो पूरे मिडिल ईस्ट को बदलने वाला है। सितंबर 2023 में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सामान्य होने के कगार पर है। गाजा युद्ध के दौरान भी सऊदी अरब कभी भी इजराइल के खिलाफ खुलकर खड़ा नहीं हुआ है। उसने इजराइल के खिलाफ कुछ बयान जारी करने के अलावा कुछ नहीं किया। अब वो ईरान में शिया शासन का खात्मा चाहता है। ईरान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात में तेल रिफाइनरी और स्टोरेज सुविधाओं पर हमले किए। इन हमलों की वजह से शनिवार को फुजैरा में तेल की लोडिंग करनी पड़ी और फुजैरा यूएई के सबसे बड़े एक्सपोर्ट टर्मिनल्स में से एक है। रियाद पर हमला सऊदी अरब की प्रतिष्ठा पर हमला है और इसीलिए सवाल यह कि क्या मिडिल ईस्ट का पावर गेम बदलने वाला है? क्या सऊदी अरब आगे आकर इजराइल के खेमे में खुलकर खड़ा होने वाला है? और क्या यहां से जो जिम्मेदारी अभी तक ईरान निभा रहा था, काफी हद तक इराक निभा रहा था, और इनसे इतर वो तुर्की जो खुद को खलीफा कह रहा था खाड़ी देशों का, वो पूरे तरीके से जंग में मौन है। तो क्या खाड़ी देश, गल्फ कंट्रीज अब इजराइल के इशारों पर चलेंगे? और इजराइल जो अमेरिका के इशारों पर चलता है, उस इजराइल के इशारों पर क्या यूएई, सऊदी अरब क्या पूरे गल्फ कंट्रीज को लीड करेंगे? लेकिन जरा समझिए, ईरान का सुन्नी देशों के साथ क्या 36 का आंकड़ा है। आपको समझना पड़ेगा कि क्यों सुन्नी बाहुल्य खाड़ी देश, गल्फ कंट्रीज के देश ईरान के अगेंस्ट हो गए। जरा उदाहरण के तौर पर समझिए इसके पीछे की वजह क्या है। यमन को लीजिए। यमन सुन्नी बाहुल्य है, लेकिन वहां पर एक हिस्सा है पूरा जो कि शिया बाहुल्य या कि कई हुती विद्रोहियों का है, उसको ईरान समर्थन करता है और उसकी वजह से यमन की पूरी जो सिक्योरिटी है वो चैलेंज होती है और इसलिए यमन भी ईरान के खात्मे की दुआएं कर रहा है। इसके अलावा सीरिया को देखिए, बशर असद जो कि शिया समर्थित सरकार है, उसको ईरान समर्थन दे रहा था। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो कि शिया मिलिशिया है, उनको फंडिंग ईरान करता है। इराक के अंदर शिया मिलिशियाओं को समर्थन देता है ईरान, और खाड़ी देश इसे अपना घेराव मानते हैं और ईरान को क्षेत्रीय साम्राज्यवादी कहा जाता है। अब सोचिए, ईरान शिया बाहुल्य होने के साथ हमास, हिजबुल्लाह और हुती इन तीनों को फंडिंग करता है, हथियार देता है, और ये सुन्नी बाहुल्य देशों के अंदर एक तरीके से आतंक फैलाते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आज सुन्नी बाहुल्य देश ये चाहते हैं कि शिया बाहुल्य ईरान पर अमेरिका अटैक करके उसे खत्म करे, ताकि ये जो तीनों आतंकवादी विंग है ये भी बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाए। लेकिन क्या ये जंग सिर्फ शिया और सुन्नी की जंग हिजबुल्लाह, हमास और हुती की वजह से है? ऐसा नहीं। जरा शिया सुन्नी विभाजन का इतिहास और भविष्य भी समझ लीजिए। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया बाहुल्य देश है और 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद खुद को शिया मुसलमानों का नेता मानता है। वहीं खाड़ी देश ज्यादातर सुन्नी है और सऊदी अरब खुद को सुन्नी दुनिया का धार्मिक नेता मानता है, क्योंकि वहां मक्का मदीना है। ईरान की इस्लामी क्रांति को खाड़ी देश शिया विस्तारवाद के रूप में देखते हैं, जो उनकी सुन्नी राजशाही को खतरा लगता है। वहीं ईरान जंग का अमेरिका में विरोध हो रहा है। आप सोचिए, एक तरफ सुन्नी बाहुल्य देश अमेरिका को कह रहे हैं कि मारिए मारिए, ईरान को मारिए, और ईरान में जो अटैक कर रहा है अमेरिका, उसका विरोध अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका के टॉप काउंटर टेररिज्म अधिकारी जो कैंट ने ईरान के खिलाफ चल रही जंग को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
उन्होंने कहा कि वो इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। जो कैंट ने साफ कहा कि ईरान से अमेरिका को तुरंत कोई खतरा नहीं था। उनके मुताबिक ऐसी स्थिति नहीं थी कि युद्ध जरूरी हो। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल के दबाव में आकर ट्रंप ने युद्ध शुरू किया। यह जंग सही वजह से नहीं हुई और इस पर सवाल उठाए जाने चाहिए। कैंट ने लिखा है कि वो अपने जमीर के खिलाफ इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया है। वहीं नेटो के ऊपर अब ट्रंप भड़क गए। अब सोचिए, जो ट्रंप दुनिया को चलाने की वकालत कर रहे थे, जो ट्रंप नेटो को चलाने की बात कर रहे थे, उससे ट्रंप का ना सिर्फ नेटो विरोध कर रहा है बल्कि उनके देश के अंदर भी अधिकारी विरोध कर रहे हैं और इससे ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने नेटो देशों को ही धमकी दे दिया है। ईरान में जंग के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को नेटो पर तीखा हमला बोला और कहा कि जंग में किसी की मदद की जरूरत नहीं, हॉर्मुज में हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। नेटो देशों के इस रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। ट्रंप ने नेटो को वन वे स्ट्रीट यानी कि एक तरफा व्यवस्था बताया और कहा कि अमेरिका हर साल सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करके इन देशों की सुरक्षा करता है, लेकिन जब अमेरिका को जरूरत होती है तो ये देश ये साथ नहीं देते। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका सेना ने ईरान की सैन्य ताकत को काफी हद तक खत्म कर दिया है और अब वो किसी के समर्थन के बिना ही स्थिति संभाल सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की मदद की भी अमेरिका को जरूरत नहीं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ट्रंप का यह बयान सहयोगी देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में बढ़ती दूरी की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या वाकई में इस जंग के अंदर ट्रंप अपनी पूरी पावर खो चुके हैं, ट्रंप अपनी इमेज खो चुके हैं, और क्या इसी जंग के अंदर ईरान अपने सुप्रीम लीडर्स को खो चुका है और ईरान खुद दो राह पर आकर खड़ा है। इस जंग का परिणाम जो भी हो, लेकिन इस जंग ने वैश्विक पटल पर 3 चीजों को साफ किया। पहला, नेटो का एग्जिस्टेंस शायद इस जंग के बाद नहीं होगा। दूसरा, अकॉर्ड समझौता शायद इस जंग के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा। और तीसरा, भारत इस पूरे जंग के बीच में वैश्विक महाशक्ति के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।